जो चीज़ है। अच्छा सेकंड आपने ये देखा कि यहाँ पर एडजस्टेड आस्पेयर जब ये बढ़ा ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा ये भी बढ़ रहा है। अगर आप एक चौथा ऐड करेंगे ये तो फिर भी बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। जब आप चौथा आप एंटर मेथड यूज करके देख सकते हैं, कम हो जाएगा। ये तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि फिर एंटर हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? इट्स समथिंग लाइक यू आर सेइंग कि भाई जो इंटरव्यू हो रहे हैं तो इंटरव्यू में आप स्क्रीनिंग करो, उसको भारी कर दो, बाकी वो इंटरव्यू क्यों लेना है? मैक्सिमम पीपल डू दैट। अदर्स दे से एक बार हमारा कैंडिडेट इंटरव्यू देने तो दो, हमें एक बार अपीयर तो होने दो, अगर लग रहा है तो सेकंड स्टेप में थोड़ा दो हमें। बट इफ यू फील लाइक योर इंट्यूशन सेज कि नहीं क्यों बाहर ही कर दो, उसे सीधा लगा दीजिए आप। सम पीपल से कि नहीं एक बार देखते हैं। देखिए इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपने ध्यान दी थी, कॉन्फिडेंस कितना एक्सप्लेन कर रहा है 63%, और कॉन्फिडेंस और ये मिलके कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं 79। लेकिन मजे की बात ये है अगर आप सिर्फ सेंसिबिलिटी में देखोगे वो भी ऑलमोस्ट 63 या समथिंग 60% कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी तो कह सकता है कि मुझे फर्स्ट क्यों नहीं दे रहे, मुझे फर्स्ट दो इसको सेकंड दे दो। आजकल सडनली उसका ज्यादा होगा चाहे पॉइंट्स में ज्यादा हो, लेकिन वंस वी गिव अ चांस टू ऑल, एक बार सबको आने दो, उसके बाद फिर रिमूव कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कौन क्या कर रहा था। और इफ यू आर ए सीजन्ड रिसर्चर अब सीधा ये गो अलॉन्ग विद द, अगर आप अंदर देख पाए बेस्ट सी रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस, दीस आर डाटा माइनिंग टेक्निक्स। करके देखिए, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो एंड गेट द बेस्ट वन। सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए एंड देन गो अहेड विद द स्टेप्स। और एट टाइम्स यू मे वांट टू गो फॉर द हायरार्किकल रिग्रेशन। हायरार्किकल होता नहीं, एक बार देखेंगे सबका, एक बार सबको देखेंगे फिर आगे चलेंगे। दैट्स ऑल, यू डू इट अगेन एंड अगेन। बट हियर माय पॉइंट वाज ओनली अबाउट टू टेल यू दिस वाज वैल्यू जो रिग्रेशन में आती है वो सीएफए में बहुत ज्यादा यूज होती है। कांस्टेंट हाँ, higher it may change and it will change. Again we will do something else. We will keep on doing until we get the best result. Okay. Now from my side regression is over and we are moving really very slow because we haven't started the CFA in the correct manner. हम फटाफट exploratory factor analysis करते हैं, उसके बाद we will move on to the confirmative factor analysis. First exploratory, उसी को हम confirm करेंगे results are good or not. आप अभी सिर्फ देख लीजिए, आप कुछ मत कीजिए बिकॉज द स्पीड बिकम्स अननेसेसरीली स्लो, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आप वही अटक जाते हैं। विल हैव द टाइम तब हम करेंगे। ये एक डेल डाटा है, लेट मी शो यू द क्वेश्चनर दैट इज आल्सो गिवन टू यू। इट्स ए डाटा वन क्वेश्चनर, डाटा वन क्वेश्चनर डेल। सॉरी नहीं, नहीं, आपको सिर्फ देखना है, आपको कुछ नहीं करना। So we will be dealing with the new data right now. आपको सब हर डाटा मिलेगा। अब आप पहले सिर्फ यहाँ देखिए, ये हमारा चेक इट इज द सेम 13 स्टेटमेंट्स आते हैं। आई थिंक द सेम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सेम लिकर्ट स्केल, बट द पर्सन सेज व्हाट नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 बेस्ट इंडिकेट योर एग्रीमेंट और द डिसएग्रीमेंट, एंड व्हाट इज 1, व्हाट इज 7? 1 means disagree completely, 7 means agree completely, and the person has not defined the others. 1 means completely disagree, okay, it's not very much visible. 1 means completely disagree, 7 means completely agree, 0 means you do not know, and then you go along with it. ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं दिया है। This sort of studies, maximum they make this sort of study, and where they say now the respondent will automatically space them in between, equal appearing, so the gap between 1 and 2 is the same that of 2 and 3. This is one way of doing it. ये मेरे पास डाटा है 1 से 13 तक। फैक्टर एनालिसिस क्या चीज़ है? फैक्टर एनालिसिस सिर्फ इनकी जो रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई किया
उनके बेस पे कंबाइन करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, दैट्स इट। हम ग्रुप को कुछ स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, हम अपनी फैक्टराइजेशन खुद करेंगे, ठीक है। हम उस पर नहीं जाएंगे फॉर्मूला पे ये क्या बोलता है, हम खुद एक बार प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि डाटा के अंदर चल क्या रहा है। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द फैक्टराइजेशन इज फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर ऑल, हर एक का हर एक से निकाल दें। सो यू सिंपली सी, हम करते नहीं है लेकिन ये समझने के लिए, तो मैं बाइवेरिएट कोरिलेशन में जाके हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकालता हूँ। ओके, इतना वैसे वेरी लास्ट टेबल, ये टेबल आ गई। एक बार एनालाइज करते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर एक दो शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। एक शॉर्टकट है इसमें एसपीएसएस का, पाइवोट्स जो हमने कल किया था, कल एक ऑप्शन हमने किया था दैट वाज द ट्रांसपोज। नाउ वी विल वर्क ऑन द सेकंड इज, अगर एक बहुत बड़ी टेबल है उसको छोटे बनाना है, जैसे इसमें पियर्सन कोरिलेशन गिवन है, सिग्निफिकेंस एंड n, आई वांट ओनली दिस वन, तो उसका ऑप्शन का नाम है पाइवोटिंग ट्रे। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द मेनू, a new menu will open, pivot, ये हमने कल यूज किया था, pivoting tray करते हैं। These are the rows, these are the columns, जिसको छोटा करना है उसको पकड़ के लेयर में ड्रैग कर दें, ड्रैग कर दिया, छोटी होगी टेबल। अब इसमें देखिए ऊपर यहाँ लिखा आ गया स्टैटिस्टिक्स, ये ड्रॉप मेनू बन गया है। अगर इसको यहाँ पे दोबारा करेंगे, ये कर सकते हैं, कोई एक चीज़ कर सकते हैं कि वेल नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैंने इसको कॉपी किया और अब हम ले चलते हैं इसको एक्सेल के अंदर। क्योंकि डाटा अभी भी काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन पे आने का, सो आई विल जस्ट पुट द रो साइज एज द स्मॉल सो दैट इट्स विजिबल ऑन वन। I hope it's little bit visible. Or let me put the column one also. Column width. It's visible to you now. ये हमारा कोरिलेशन है। क्या आपको पता लग रहा है किसका किससे हाई कोरिलेशन है, किसका किससे लो कोरिलेशन है? नो, हम इसमें एक और एक्सेल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आई रिमाइंड यू वंस अगेन, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, हम चीज़ों के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है डाटा के। यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0.5। 0.5 से हाई वैल्यू, कल तो आपको देखिए कैसा है, अब हम कैसे करें? It is actually the colors are there but you are not able to see. Okay, let me tell you, this is one color. ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिनका 0.5 से ज़्यादा कोरिलेशन है। आप पहली स्टेटमेंट का चेक करें सबसे, कहीं किसी का 0.5 से ज़्यादा है? नहीं, इसका ज़्यादा है। इसका मतलब जो रिस्पोंडेंट्स ने रिप्लाई किए हैं उनमें एक ब्लॉक तो ये बन रहा है, इनका कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप फैक्टराइजेशन के लिए जाएंगे, काफ़ी संभावना है ये सारे एक फैक्टर के अंदर निकल कर आएंगे। और मेरे स्क्रीन पे ब्लॉक बन रहा है, वन ब्लॉक इज अवेलेबल हियर 0.8, 0.7। इसका मतलब 11, 12, 13 दे आर हाईली कोरिलेटेड अमंग देमसेल्फ। एक ब्लॉक ये बन रहा है हमारा, इसके अंदर क्या है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कलर दे देती है, सो दैट इज गुड। एक ब्लॉक हमारा ये बना, विजिबल, 0.5 से ज़्यादा, और इसमें ये भी शामिल है। यानी ये स्टेटमेंट है फिफ्थ हमारी, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10। एक ब्लॉक हमारा ये बना, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक। व्हाट अबाउट द 6 and 7? अगर आप 6 और 7 को देखेंगे, ये किसी के भी अंदर नहीं जाएगी। ये देखिए, ये दो हैं हमारे 6 और 7। 6 को देखिए 0.5 से ज़्यादा कोरिलेशन है, हाँ यहाँ कोरिलेशन है 0.7, रिवर्स है यहाँ भी 7। तो अब आप सिर्फ हमने क्या किया है अभी तक, जैसे मेरी क्लास फर्स्ट ईयर की शुरू हुई, 5-6 दिन में मैंने देखा किसका किससे कोरिलेशन। तो ये 1, 2, 3, 4 का एक ब्लॉक दिख रहा था, 5, 8, 9, 10 का एक ब्लॉक, 11, 12, 13 का एक ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक है।
7 में ही 6 के रिवर्स कोडिंग करनी चाहिए। 6 के 7 किसी से कोरिलेटेड नहीं है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट मी चेंज फर्स्ट द 6 कोडिंग कैसे चेंज करते हैं। जो एक्सेल के अंदर आप इक्वल टू लगा के काम करते हैं, द सेम इज डन बाय द ट्रांसफॉर्म एंड कंप्यूट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 6 अंडरस्कोर न्यू इक्वल टू 6 माइनस क्वेश्चन 6। ओके, तो ये स्केल क्या है? 7 पॉइंट स्केल है, सो इट शुड बी 8 माइनस। लेट मी चेक अगेन। दिस इज 7 पॉइंट स्केल। देखो, हाँ, एक तरीका वो है, उसमें हम क्या करेंगे, एक को 7, ठीक है, एक तरीका तो वो है। दूसरा, क्या ये ज्यादा आसान नहीं है? 8 माइनस 4, 1 होगा तो 7 बन जाएगा, 7 का 1, 2 का 6, 6 का 2, दोनों तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, आई विल राइट क्वेश्चन 6 अंडरस्कोर न्यू इक्वल टू 8 माइनस क्वेश्चन 6। आप बताइए इसका क्या मतलब होगा? स्कोर मुझे रिवर्ट करना है। नीतू बोल रही हैं हम रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में जाके 1 को 7 कर दें, 7 को 1, 2 को 6, 6 को 2, 3 को 5, 5 को 3, 4 को 4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मैं 8 माइनस कर दूं, क्या ये वही मतलब बना? जहाँ पर भी 1 होगा नए वेरिएबल में, उसका 7 बन जाएगा। 8 माइनस 1, 2 का 6 बन जाएगा, 6 का 2, 3 का 5, 5 का 3। क्या ये भी वही चीज़ आ जाएगी? ज़्यादा ही चाहिए? नहीं, मैंने यूज किया है क्वेश्चन 6 अंडरस्कोर न्यू, बिकॉज कल मैंने बताया था कभी भी ओरिजिनल डाटा को करप्ट नहीं करना। जितने मर्जी नए कॉलम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल डाटा को कभी भी करप्ट ना करें। ओके, इसने कहा एक नया बना दिया जी, चेक कर लें नया कहाँ बना दिया जी। हाँ, 6 न्यू बना दिया, और अब मैं आगे से 6 न्यू यूज करूँ। चलिए फैक्टर एनालिसिस लगाते हैं। एनालाइज डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, और फैक्टर पे 1 से लेके 5, 7 से लेके 13 और 6 न्यू, राइट। इसका आई होप यू नो अबाउट इट। केएमओ पे टिक करते हैं, डिटरमिनेंट इन सब का क्या मीनिंग है। रोटेशन के अंदर वेरीमैक्स पे टिक करते हैं, ऑप्शंस के अंदर सॉर्ट बाय साइज और इन पे टिक करते हैं। सॉरी, और ये तो सीएफए की वर्कशॉप में नहीं, कभी ईएफए करेंगे तब डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम इज 1.5 दिन हो रहा है, अभी सीएफए नहीं स्टार्ट हो गया है। आपको अभी तो बढ़िया है क्वेरी हैंडलिंग, लेकिन लास्ट में आप सारे गालियाँ दोगे कि सीएफए की वर्कशॉप में डाटा क्लीनिंग करवाते हैं और पता नहीं लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। सॉरी, 1 to 13 ऑल एक्सेप्ट 6, क्योंकि छठे की जगह 6 न्यू कर दिया ना, सारे के सारे मैंने कर दिए। KMO it's okay, more than 0.6 is good. Bartlett test of sphericity less than 0.05 indicates multicollinearity है। दो कंडीशन होती हैं EFA की। पहली कंडीशन होती है डाटा एडिक्वेसी। डाटा एडिक्वेसी इज चेक्ड बाय दिस वन, 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए जब लोग पायलट टेस्टिंग करते हैं और उसमें जब वो 50 स्टेटमेंट पे फैक्टर एनालिसिस लगाते हैं, जी मेरे क्वेश्चंस हैं 30, 50 का सैंपल साइज लिया, यहाँ लिखा रहेगा KMO इज नॉट पॉजिटिवली डिफाइंड। पायलट स्टडी में एक्सेप्ट फैक्टर एनालिसिस आप कुछ भी कर सकते हैं, टी टेस्ट लगाइए, रिग्रेशन लगा लीजिए, मीन स्कोर निकाल लीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। फैक्टर एनालिसिस कभी नहीं होता, 5 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स वो वायलेट हो जाता है। एग्जैक्ट रूल, वो थंब रूल है, एग्जैक्ट रूल है कि KMO 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है सर? डाटा के अंदर कोलिनियरिटी होनी चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि कोरिलेशन नहीं होगा तो ग्रुप किसको करेंगे? कोरिलेशन होना चाहिए। सो आई हैव टेकन द हाइपोथेसिस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द डाटा, सो द हाइपोथेसिस मस्ट बी रिजेक्टेड, मस्ट बी लेस देन 0.05 if there must be correlation among the data. Two are the assumptions. Commonality, total variance explained, ये सारा हमने कर लिया। अब हम आगे हैं फैक्टर रोटेटेड पे। सर बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी हमारा एक्सप्लेन करता है, एक नल हाइपोथेसिस चेक करता है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द डाटा सेट्स, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट होगी इसका मतलब r इज नॉट 0, डाटा के अंदर रिलेशनशिप है, जो कि प्राइम कंडीशन है, क्योंकि डाटा में अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो ग्रुप किसको करोगे?
देयर शुड बी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। पार्ले टेस्ट बोलता है हाँ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है डाटा। दो इसकी कंडीशन है, डाटा एडिक्वेसी और मल्टीकोलिनियरिटी। यहाँ मल्टीकोलिनियरिटी वेलकम है, एसेंशियल पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम 0.9 से ज़्यादा अगर कोरिलेशन है वो अगेन प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी भी वेरिएबल का 0.3 से छोटा है, किसी से भी कोरिलेटेड नहीं है, बाहर करो। किन्हीं दो वेरिएबल्स का 0.9 से ज़्यादा है, उसको भी बाहर करो किसी एक को, क्योंकि वो तो दोनों हूबहू सेम है, मिरर इमेज है, उसको भी बाहर करना होगा। ओके, चेक करें, देखिए 5, 6 न्यू भी इनके साथ आ गया, मिल गया। 8, 9, 10 ये वही है जो हमने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। 5, 6, 8, 9, 10 3, 4, 1, 2 एक ड्रॉप किया था। 7 देख लें, किसी से नहीं है ना, मैंने क्या किया 0.4 से नीचे बस प्लस कर दी वैल्यू, इसका किसी से भी 0.4 नहीं है कोरिलेशन। तीसरा हमारा ड्रॉप बन गया 11, 12, 13। सो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, जो हमने कोरिलेशन देख के किए थे। तो एक चीज तो कल जो मैं बात कर रहा था, कोई भी हायर वैल्यू, हायर एंड की जो टेक्निक्स हैं, कोई तोप नहीं है भाई। आप डाटा सेट को अगर आप सिर्फ देखो कोरिलेशन क्या है, मीन स्कोर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना आपको आगे का पता लग जाएगा, ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आपको कोरिलेशन पता है ना, आपको फैक्टर्स पता है, जिनमें कोरिलेशन है वही तो इकट्ठे होंगे। ओके, और कहाँ से आ जाएंगे? तो डाटा के अंदर है, और 7th देखिए किसी पे भी नहीं जा रहा है। तो 7th को तो आप अपने स्टेटमेंट को बाहर करो। 7th एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लोगों को समझ ही नहीं है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। 6 न्यू लिया है मैंने, ऊपर आप चेक करें, यहाँ पर लिखा है 6 न्यू। पुराने वाला लेते तो यहाँ पर आता और उसकी नेगेटिव वैल्यू आती। हम एक काम करते हैं, 7th को मैंने बाहर कर दिया और 6 मैंने पुरानी वाली एंटर कर दी। 7th को बाहर किया, 6 को एंटर कर दिया। चेक करें, रोटेटेड के अंदर 6 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जब भी कभी आप EFA लगाएं और आपकी नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब ये कोरिलेटेड है, लेकिन ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। इट इज द टाइम टू चेंज द रिवर्स कोडिंग। शायद आप भूल गए रिवर्स का। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस की स्टार्टिंग पे पूरा का पूरा स्केल यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। Unidimensionality is first prerequisite for evaluating any Likert scale. Any Likert scale हमेशा किया जाता है, पर्पसफुली हम ऐसा करते हैं। OB के अंदर तो कंपलसरी है, हम ऐसा करते हैं। 10 स्टेटमेंट होती है, 3 बार पूछेंगे अलग अलग तरीके से, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसे। I love Delhi and somewhere else I hate Delhi। अगर I love Delhi पे स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, I hate पे स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे भी स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, भाई या तो आप में गड़बड़ है या स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही आपको। ओके, पर्पसफुली हम करते हैं ऐसा। तो लेकिन इवेल्युएट करने से पहले ऑल शुड बी यूनिडायरेक्शनल, चेंज कर देना चाहिए। सर ने पूछा कि क्या कर देना चाहिए, अपने पास ऑप्शन है, हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें, I like to try new things and different things. Okay, I like to experiment with the new things. I like to take a chance. I often try new brands. And what they say, buying a new product has not yet been proven as a waste of time or this. क्या मतलब हो रहा है इसका? ये उल्टा आ रहा है इस चीज पे। बाकियों पे एक बंदा जो बहुत इम्पल्सिव बायर है, तुरंत खरीदता है, वो यहाँ पे कह रहा है टाइम वगैरह लेना नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ नोट हटा दें और यहाँ पर 6 माइनस कर दें, फिर सीधा हो जाएगा। I love Delhi, okay? I do not love Delhi। ठीक है, तो उसको रिवर्ट हो जाएगा आपका 1 और 6 का 8 माइनस 6। जब 8 माइनस 6 करें, यहाँ पर भी चेंज करना ना भूले, वरना तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया ना। स्टेटमेंट वही है, उसको रिवर्ट कर दिया। वहाँ पे भी कुछ जो नेगेटिव वर्ड था, डू नॉट लव, हटा दो। स्टेटमेंट चेंज होना चाहिए, वैल्यू लेवल में। या जो आप नया बना रहे हैं उसका लेवल ऐसा दे दें, पुराना तो पड़ा रहते, उसमें चेंज ना करें ना। आपने तो एक नया बनाया, देखिए आपने तो यहाँ पर नया बनाया ना सर, ये तो 6 में यहाँ जो पेस्ट करेंगे वो नई वाली का ऊपर पड़ेगा। अगर एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है, अगर एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर सारी स्टेटमेंट नेगेटिव वर्डिंग्स की हैं,
keep it as such and remember that construct will contribute negatively towards the overall. Then it should be unidirectional. It can be. It should be unidirectional in one way or other way. लेकिन हम दो तरह की रिलायबिलिटी निकालते हैं, एक कंस्ट्रक्ट की जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट कंस्ट्रक्ट है, सेकंड स्केल में वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल स्केल की जब आप निकालेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है क्या चीज़ है पॉजिटिव नेगेटिव, सॉफ्टवेयर को तो डाटा पता है, तो जब डाटा की बात करेगा वो ओवरऑल रिलायबिलिटी को कम कर देगा। सो बेटर पूरा स्केल यूनिडायरेक्शनल है, बेटर। अगर आप इंडिविजुअली ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखो रिलायबिलिटी हाई है पर ये नेगेटिवली ऐसे ऐसे ठीक है, लेकिन ओवरऑल पे आप ये ध्यान रखिए बात कि वो नेगेटिवली था। ओके, वो यहाँ से आता है। Go to analyze dimension reduction factor. There is a extraction. By default it says eigenvalue more than 1. Second is fixed number of factor. आप यहाँ पे 3 4 कर दीजिए, तो उतनी ही है। पहले ओरिजिनल करते हैं। EFA तो सबसे बड़ी डाटा माइनिंग टेक्निक है, आप इसे 15-20 बार भी करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बार बार करो। तो मोटा मोटा हमारे यहाँ क्या निकल कर आया, अब एक बार हम रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। हमारा ये निकल कर आया, 3 तो है हमारे फैक्टर, पहले के अंदर है 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 और 10 11 12 13, 7 कहीं नहीं है। तो एक तो मैं इसकी आउटपुट को डिलीट करते हुए मैं इसका 6 न्यू वाला लगा देता हूँ, 6 ओल्ड हटा देता हूँ। ओके, these are the things. 0.4 से ऊपर मैंने रखी है, बाकी बस प्रेस कर दिया, खत्म नहीं होगी है वैल्यू, दिखा नहीं रहा आउटपुट में। आइगन वैल्यू से एक अलग कहानी है, आइगन वैल्यू की तो ये है ऊपर कहानी, वो बाय डिफॉल्ट होता है आइगन वैल्यू मोर देन 1। ये रहा, हमने क्या किया, ये जो आइगन वैल्यूज हैं मोर देन 1 को रिटेन किया, बाकी को स्ट्रेस कर दिया। ठीक है सर, अब हम एक बार काम की बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द व्हाट इज रोटेटेड में। लेट्स स्टार्ट विद द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी इश्यूज। The first one is content validity, which is done by expert opinion and review of literature. इसी का नाम face validity। Content validity, there is no statistical method. The only method is expert opinion. You talk to the people. Content validity, which basically looks for content validity or face validity, it is done by expert opinion or ROL, review of literature. So you mentioned that I have taken care of all the review, I have included all of the previous studies, I have talked to the people and everybody suggested, and I am convinced that I have taken all things that are possible under the sun in my topic. That is the content validity, no statistical measure for that. The second one is called as the construct validity. It is further noted by some formulas. The first is convergent validity. Convergent validity. The convergent validity is ascertained by 3 points. Number 1, alpha should be more than 0.7. Actually, the alpha is same as the reliability. Cronbach alpha should be more than 0.7. Cronbach alpha is coefficient of reliability. The second, alpha should be more than AVE, average variance explained. Now what is the average variance explained? AVE equal to sum of all factor loading, not the sum, average of all factor loading square. Average of all factor loading
square of that is called as the AVE. For example, in this particular case, what we'll do, 0.912815 इन 500 का एवरेज लीजिए, इन 500 का पहले एवरेज लीजिए. ये क्या है? फैक्टर लोडिंग है ना. फैक्टर लोडिंग पहले कंस्ट्रक्ट के लिए, जो पहला कंस्ट्रक्ट है, ये पहला कंस्ट्रक्ट, इन सब का एवरेज लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए. वो कितना आना चाहिए? The third point is AVE should be greater than 0.5. AVE should be greater than 0.5. Look for the three things. Alpha should be greater than 0.7. Alpha should be greater than AVE, average variance exponent, and AVE should be greater than 0.5. एक हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं. 0.912. So I will take help from the Excel. Construct wise. So average of is 0.77 and square of it 0.60. Is that okay? कैसे निकाला है? इन सारे पांचों पॉइंट का मैंने एवरेज ले लिया. इनका एवरेज कितना है? 0.779 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर 0.60 होगा. इसका मतलब मेरा जो AVE